hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to understand the Vodafone case law. Since ये हॉट टॉपिक वापस बच चुका है राइट एंड अगर आपको याद हो तो टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 7 अगस्त को आ चुका है। वो ये टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल जो 7 अगस्त को आया है, इस बिल के आने के बाद वोडाफोन के शेयर वापस से बढ़ गए। इस अमेंडमेंट बिल ने कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक्स थे, एक फंडामेंटल था कि हम रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर सकते हैं, जो कि वो कर देते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया फिर लॉ को और उसके डिसीजन को क्वैश कर दिया। सपोज करो कि गवर्नमेंट ने कुछ एक लॉ बनाया है, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने उसके अगेंस्ट में, मतलब कि वो लॉ में फिट नहीं हो रहा होगा इसलिए अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से डिसीजन दिया। अब गवर्नमेंट को वो चीज़ उस लॉ उसमें फिट करनी है, लॉ में फिट करनी है ताकि टैक्स वसूल कर सके। तो वो क्या करते हैं, वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर सकते हैं, कर देते हैं वो। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, लॉ को अमेंड कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली और इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट कर लिया। तो ये तरीका होता था, ये 12-13 से चालू हो गया था राइट। और उसमें भी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, मतलब 1961 से, मतलब कुछ भी है रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से कर लेते थे अपनी मनमानी। और यही मनमानी को टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल में ख़त्म कर दिया, ठीक है। और ये मनमानी दिक्कत तब बन गई जब एक बड़ा केस सामने आया था, वोडाफोन केस का। जब आप अपनी मनमानी से वोडाफोन को बोल रहे थे कि आप 20,000 करोड़ रुपए जमा करो, और वोडाफोन अपील पे अपील कर रही थी, कोर्ट में चले गई, इंटरनेशनल अपीलेट ट्रिब्यूनल में चले गई, वहाँ से भी फेवर में डिसीजन ले लिया। सुप्रीम कोर्ट तो वैसे भी वोडाफोन के फेवर में थी, तभी तो गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट का रूल लेकर आई है, अमेंडमेंट करके आई थी ये 2012-13 में। तो अब इसको ही चेंज कर दिया, क्योंकि आप ऐसी हरकतें करोगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास तो आने से रहे। जब आपके टैक्स में ही क्लैरिटी नहीं है तो कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर आपके आगे इन्वेस्ट करेगा। ऐसे केस में तो तुम रहने दो, टैक्स प्लानिंग तो होने से रही। अगर तुम्हारे लॉ में कोई सा फ्लॉ था, उस लॉ का यूज़ करके अगर टैक्स सेविंग हो गई है तो क्या आप रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दोगे। सी बेयर एक्ट में जैसे लिखा होता है वैसे फॉलो करा गया था। अब अगर आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये गड़बड़ हो गई है तो क्या आप रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट थोड़ी ना करोगे। सपोज़ करो कि मैरिज में गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है, आपने बढ़िया गिफ्ट लिया रिलेटिव से, ठीक है। अब कल को आपको लगा कि लोग तो 2-4 शादी कर रहे हैं और 2-4 शादी करके गिफ्ट बहुत सारे इनको एग्जेम्प्ट मिल रहा है, तो क्या आप रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके ये बोल दोगे कि जो भी शादी में गिफ्ट मिला है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो होने से रहा ना। अभी लगा कि नहीं अनफेयर, ये इसलिए अनफेयर लगा क्योंकि ये अभी अपने पे आया। लग रहा है कि चलो आपने एक ही शादी करी, चलो 2-4 तो छोड़ो, एक ही शादी करी। अब क्या आप ये थोड़ा ना रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से बोल दोगे कि नहीं यार अब तो टैक्स लगेगा, ये तो कोई बात नहीं होती यार। तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट वैसे ही बेवकूफ़ी भरा था और उसको अब तो पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। तो चलो ये तो चलो एक तरीके से बड़ा सी निकली पूरी, बट ठीक है। अब वोडाफोन केस लॉ समझने से पहले मैं दो क्विकली सेक्शन बता देता हूँ। वो सेक्शन अपन जो है पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो केस लॉ समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सबसे पहले सेक्शन 911। आप सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में ना बहुत सारे क्लॉसेस है, मैं तो सिर्फ फर्स्ट क्लॉज की बात करूँ। क्या बोल रहे हैं कि आपका बिजनेस कनेक्शन प्रॉपर्टी है, बाप की बात करो, बिजनेस कनेक्शन असेट प्रॉपर्टी। तो बिजनेस कनेक्शन असेट प्रॉपर्टी सोर्स कैपिटल एसेट अगर इंडिया में सिचुएटेड है, बिजनेस कनेक्शन असेट प्रॉपर्टी सोर्स और कैपिटल, तो आप ऐसा बोल दो कि मेरा बाप CS, तो बिजनेस कनेक्शन असेट प्रॉपर्टी, ठीक है। C से कैपिटल एसेट और सोर्स, ये इंडिया में सिचुएटेड है। और आपको इनकम भले ही बाहर एक्रू हो रही है, इनकम एक्रू या अराइज आउटसाइड इंडिया हो रही है राइट, तो भी वो मान लिया जाएगा इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। सेक्शन 911 यही बोलता है कि इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा, भले ही वो बाहर एक्रू और अराइज इन इंडिया हो रही है, बाहर वो एक्रू और अराइज हो रही है, बट ठीक है बिजनेस कनेक्शन असेट प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट और सोर्स तो इंडिया में है ना, तो डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया हो गई। तो इसमें अपना बाप CS है, तो C से अपना कैपिटल एसेट आता है। और कैपिटल एसेट में अगर आपको याद हो तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में जाड़ा SP नहीं आता। जाड़ा SP ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ठीक, ड्राइंग, पेंटिंग्स, ये सब नहीं आता, ये एक्सक्लूजन से। मतलब कि कैपिटल एसेट में शेयर भी आता है राइट। और साथ ही साथ सेक्शन 195 की बात कर रहा हूँ कि कोई भी पर्सन, ठीक है, जब किसी नॉन रेसिडेंट को या फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहा है, अब कोई भी पर्सन हो तो उसमें रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकता है ना, तो अगर वो किसी नॉन रेसिडेंट या किसी फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहा है
तो वो TDS काटेगा। मतलब अगर इधर फॉरेन कंपनी भी रही तो एक फॉरेन कंपनी अगर दूसरे फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रही है तो पेमेंट कर रही है तो वो TDS काटेगी। TDS काटने का तरीका क्या है कि जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में दे के रखा है और जो रेट इन फोर्स है, जो भी आपको दे के रखा है उस हिसाब से कट जाएगा। और कटेगा किस पे? अगर आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, सैलरी के अलावा कोई सा भी सम चार्जेबल टू टैक्स पे कर रहे हो, कोई सा भी सम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में वो चार्जेबल टू टैक्स है, आप पे कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम्प्ट इनकम की बात ऑब्वियसली नहीं करेंगे, चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया की बात कर रहे हो, इंटरेस्ट और अदर सम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया मैं पे कर रहा हूँ, ठीक है, मैं TDS काटूंगा सेक्शन 195 के तहत। सेक्शन 9 एंड सेक्शन 195 के बाद अब हम जो है वोडाफोन के केस लॉ को समझते हैं। वोडाफोन केस लॉ के समझने से पहले मैं आपको इसमें 4 एंटिटीज़ के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले एक हच एसआर लिमिटेड है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड थी। हच का कुत्ता आपने ऐड तो देखा ही होगा, बढ़िया नेटवर्क भी आता था, अच्छी कंपनी थी, ठीक है। अब एक है CGP इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड। अब जो CGP इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड है, CGP इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड, उसका 67% उसने 67% होल्डिंग लेके रखी थी हच एसआर में। मतलब ये जो है वो इसकी सब्सिडियरी, मतलब ये होल्डिंग हो गई। ये थी केमन आइलैंड में, जो अपन बोल सकते हैं कि ये टैक्स हेवन कंट्री में थी, ठीक है। और इस कंपनी ने इसमें 100% होल्ड करके रखा हुआ था। मतलब ये तो होली ऑन सब्सिडियरी हो गई इसकी और ये हो गई सब्सिडियरी इसकी। तो ये जो थी हचेसन टेलीकॉम, ठीक है, हचेसन टेलीकॉम हांगकांग होल्डिंग्स, हचेसन टेलीकॉम हांगकांग होल्डिंग्स, ये CGP इन्वेस्टमेंट और हचेसन एसआर, ठीक है। अब क्या हुआ था कि इनको ये बिज़नेस बेचने का था, ये बिज़नेस जो इंडिया में बेचने का था। तो वोडाफोन ने बोला कि ठीक है मैं एक्वायर कर रहा हूँ, मुझे बेचो। अब देखो समझो, अब CGP इन्वेस्टमेंट बोला कि चलो ठीक है मेरे पास 67% है ना, अब वोडाफोन को बेचना है। वोडाफोन, क्योंकि वोडाफोन बोल रहा है ना मेरे को खरीदना, तो वोडाफोन को आप भाई बेचो। 2 तरीके बेचने के, क्या 2 तरीके कि CGP इन्वेस्टमेंट ने सोचा कि चलो एक ऐसा कर सकते हैं कि मेरे पास तो 60%, मैंने तो 60% होल्डिंग इसमें रख के रखी, ये 67% होल्डिंग इसको दे देता हूँ, ये बिक गया ये बिक गया अपना हच। अब इसमें क्या हो जाता है, सेक्शन 9 अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल एसेट इन्वेस्टमेंट तो इंडिया में है एज ए शेयर, ठीक है, एज ए फॉर्म ऑफ शेयर्स तो इंडिया में है, ठीक है। इनकम ड्यूम टू बी अक्रूराइज इन इंडिया हो जाएगा, इसको कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, इसको TDS काटना पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला कि नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा, तो अब क्या करें? तो भाई ऐसा करो ना, हचेसन ने तो 100% इसमें होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इस कंपनी की अल्टीमेट पेरेंट कंपनी तो यही हुई ना, ये होल्डिंग कंपनी है और इसमें 100% तो इसका ही पैसा लगा हुआ है, तो अल्टीमेट पेरेंट कंपनी तो यही है ना। अब जब अल्टीमेट पेरेंट कंपनी यही है, 1 सेकेंड, तो ऐसा कर देते ना कि ये शेयर बेच देते हैं, ये शेयर पूरे बेच देंगे। और जब ये शेयर बेच देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसने जो भी इन्वेस्टमेंट करके रखे होंगे तो वो भी उसको चले गए, ठीक है। तो एक तरीके से जब ये शेयर बेचे, अब आप समझो एक फॉरेन कंपनी ने दूसरे फॉरेन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है और वो किसी तीसरी फॉरेन कंपनी को बेच रही है, तो भाई इसमें कैपिटल एसेट कोई सी भी इंडिया में नहीं है, तो सेक्शन 9 लगने से रहा। तो सबसे पहले कैपिटल गेन टैक्स लगानी और इसको बेचारे को TDS काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एग्जाम्प्ट हो गया ना। अरे इनकम एक्रूड इन इंडिया ही नहीं हुई तो इनकम तो एग्जाम्प्ट हो गई, एग्जाम्प्ट इन द सेंस कि टैक्सेबल ही नहीं है इंडिया में। एग्जाम्प्ट चलो ठीक है छोड़ो, वो नहीं बोलना, टैक्सेबल ही नहीं है इंडिया में। अब देखो, अब जो AO था ना, अब वो वोडाफोन को शोकॉज नोटिस इशू करता, वोडाफोन नीदरलैंड्स वाला, वोडाफोन इंडिया की नहीं है, वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी नीदरलैंड, इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी हच। अब AO ने जो है शोकॉज नोटिस इशू करा और ये बोला कि देखो अगर जो है सामने वाले को इनकम टैक्सेबल है तो तुम TDS क्यों नहीं काट रहे हो? तो अब ये बोलता है कि भाई सामने वाले को तो टैक्सेबल ही नहीं है, अगर आप मेरे को TDS काटने का बोल रहे हो तो मैं TDS क्यों काटूँ, टैक्सेबल ही नहीं सामने वाले को। अब देखो, पर AO बोलता कि नहीं टैक्सेबल तो है और पेनल्टी, आपको TDS काटना था और पेनल्टी लगा दी। अब उन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दी, बोला ये क्या नाटक है, जब टैक्सेबल ही नहीं तो मैं TDS कैसे काट लूँ, ठीक है। अब हाई कोर्ट बोलता कि किसने बोला है टैक्सेबल नहीं है। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैंने ये शेयर होल्ड करे हैं तो समझो ना इन द सब्सटेंस आपने तो यही होल्ड करा है एक तरीके से, ये शेयर होल्ड कर रहे हो, इसका पूरा, इसका 67% इसने जो है, इसने करा क्या है, इसका 67% ये होल्ड करता है, इसने 67% तो हच में लगा के रखा है,
या तो मैं ऐसा बोलूँ कि हज का 67% इसका है, इसमें जो है लगा हुआ है वो 100% इसका है, तो हज का 67% तो इसका है। तो इसने करा क्या है, अगर आप ये बेच रहे हो तो एक तरीके से आपने हज को ही बेचा, कि उसने ले दे के तो हज में इन्वेस्ट करा है, और जो भी इन्वेस्ट करा है वो एक तरीके से हज का 67% है। तो हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये तो गवर्नमेंट के फेवर में, मतलब कि भैया आपको TDS तो काटना था। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, जो कि एपेक्स कोर्ट होती है, और बोला है कि देखो सिंपल सी बात है, अगर आप सेक्शन 9 पे जाओ तो कैपिटल एसेट कोई इंडिया में सिचुएशन थी नहीं, आप ये क्या देख रहे हो कि ये आपने ये बेचा है, आपने हज की कंपनी बेच दी। देखो बेचे शेयर्स थे, कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड थी क्या, वो नहीं थी इंडिया में सिचुएटेड। अब ये तो टैक्स नहीं लगता, सेक्शन 9 तो इधर अक्रू लगता नहीं है, इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया इधर तो नहीं हो रहा है। और ये जो डिसीजन है वोडाफोन के फेवर में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो वोडाफोन के फेवर में कर दिया, ठीक है, अब वोडाफोन जीत गया, बात ही खत्म, वोडाफोन जीत गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ मनमानी कि प्रणब मुखर्जी जी थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बजट 2012-13 के बजट में एक लॉ अमेंड कर दिया, मतलब उन्होंने सेक्शन 9 ही अमेंड कर दिया कि तुम बोल रहे हो ना सेक्शन 9 में नहीं आता, सेक्शन 9 में नहीं आता है, लो अब मैं लेकर आता हूँ। अब वो कैसे लेकर आया सेक्शन 9 में, ये बोला कि ऐसी फॉरेन कंपनी जिसके जो शेयर है वो अपनी वैल्यू डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम द असेट लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है, तो फॉरेन कंपनी मतलब अपनी CGP, ठीक है, तो एनी फॉरेन कंपनी जिसकी शेयर की वैल्यू, उसके शेयर की वैल्यू डिराइव हो रही है फ्रॉम द असेट लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है, असेट कौन सी, हज में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा था, तो वो शेयर को अगर तुम सोल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो वो शेयर को तुम अगर सोल्ड कर रहे हो तो भी वो मान लिया जाएगा कि कैपिटल एसेट डीम टू बी सिचुएटेड इन इंडिया। तो ये फॉरेन कंपनी के शेयर जिसकी वैल्यू डिराइव हो रही है फ्रॉम द एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, इसको अगर बेच रहे हो तो ये डीम्ड मान लिया जाएगा, वैसे तो नहीं है, ये डीम टू बी सिचुएटेड इन इंडिया मान लिया जाएगा और सेक्शन 9 लग जाएगा। और अब लग गया तो अब बताओ 20,000 करोड़ का टैक्स मांग लेना, 20,000 करोड़ मांग लिए पूरे। अब वोडाफोन की जो खुशी थी वो वापस से छूमंतर हो गई, मतलब ये क्या नाटक है यार, अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और वापस से ऐसा कर दिया, अब ये क्या नाटक हो गए। अब देखो अब वोडाफोन क्या करे, सुप्रीम कोर्ट का ही ये सीन हो गया, अब वोडाफोन क्या करे। अब वो सोच रहा है कि चलो देखो मेरी कंट्री नीदरलैंड है, ओके इंडिया, कोई सी ट्रीटी है क्या, चेक करो। तो उन्होंने क्या किया, इनकी जो ट्रीटी कन्वेंशन अरेंजमेंट जो भी है दो कंट्री के बीच में रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उस ट्रीटी में फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट होता होगा, ऑब्वियस है हर एक ट्रीटी में होता है फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब उसके तहत ये गए ट्रीटी के अंडर, और ट्रीटी के अंडर में इन्होंने अब जो है ट्रीटी में लिखा हुआ होगा कि कोई से भी डिस्प्यूट होंगे वो इंटरनेशनल अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा, जिसमें एक इंडिया करेगा, एक नीदरलैंड करेगा और एक न्यूट्रल रहेगा। तो ये इंटरनेशनल अपीलेट ट्रिब्यूनल में गए। अब इंटरनेशनल अपीलेट ट्रिब्यूनल ने तो साफ बोल दिया, क्या तुम ये जो टैक्सेशन है ना ये रेट्रोस्पेक्टिवली चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो डिसीजन है वोडाफोन के फेवर में आ गया। अब वोडाफोन के फेवर में आ गया, चलो अब वो वोडाफोन जीत गया। अब देखो और ये डिसीजन अब भी आया 2020 में, केस तो पता नहीं किस कब से चल रहा है, 8-9 साल से चल रहा है, और अब जाके 2020 में आया, ठीक है। सरकार की जो ये मनमानी चल रही थी कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, उसके चक्कर में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता था इंडिया में, क्योंकि उसको पता है कि हमने कोई सा भी अगर बेनिफिट ले लिया, क्योंकि वो तो डंप करेगी ना इंडिया में पैसा, ठीक है, गेन होगा जो भी होगा, अगर टैक्स की सेविंग हो रही है तुम रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके तुम टैक्स उस पर कलेक्ट कर लोगे। तो टैक्स लॉ में कोई सर्टेनिटी नहीं थी, कोई भी आ नहीं रहा था। अब इसको ही कर्व कैसे किया कि चलो इंटरनेशनल अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी वोडाफोन के फेवर में बोला, कचरा तो तुम्हारे वहीं के वहीं हो गए। अब इन्होंने क्या किया कि द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल लेकर आ गए। ये बिल लेकर आए हैं, एक्ट लेकर नहीं आए हैं। ये 5 ठीक है 5 अगस्त ये 2021 को ये अभी ही आया है, ठीक है, ये अभी ही आया है, ये बिल लेकर आए हैं। और बिल में इस बात का ध्यान रखा गया है, और सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बात करके रखी है कि कोई अब रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं होगा। हालांकि कुछ कंडीशंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप समझ रहे हो कि टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल क्यों आ रहा है, ठीक है। उसके बहुत सारे दूसरे रीज़न हो सकते हैं, पर वोडाफोन भी एक मेन रीज़न है। तो वो तो हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या बिल है, क्या है, उसमें एक ब्रीफली हम ओवरव्यू ले लेंगे। बट ये पूरा सीन बैठता है टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल को भी ने भी इन चीज़ों को कंसिडर करके रखा हुआ है। तो रिकैप की बात करें तो सेक्शन 9 में इनकम डीम टू बी अक्रूअराइज इन इंडिया क्या होता है। सेक्शन 195 में मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट अदर देन सैलरी और अदर कुछ पेमेंट जो आप कर रहे हो, TDS कट जाता है।
बाकी 4 कंपनी थी, हचेसन एसआर, सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी और हचेसन हांगकॉन्ग होल्डिंग, हचेसन टेलीकॉम हांगकॉन्ग होल्डिंग, वोडाफोन। बाकी आप ये सोल्ड करते तो सेक्शन 9 लग जाता, ये सोल्ड करते तो सेक्शन 9 नहीं लग रहा है। पर फिर भी एओ ने बोला था कि टीडीएस काटो, हाई कोर्ट में अपील करी, हाई कोर्ट भी बोल रहा था टीडीएस काटो, सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, सुप्रीम कोर्ट बोलता है टीडीएस मत काटो। फिर वापस क्या किया कि अमेंड कर दिया, ठीक है, और अमेंड करके क्या बोल दिया कि नहीं, ये जो भी एसेट थी ये भी एसेट डीम टू बी सिचुएटेड इन इंडिया मान ली। अब वो क्या गए, ट्रीटी की तरफ गए, तो क्या हुआ, इंटरनेशनल अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास गए और उन्होंने बोला कि नहीं यार रेट्रोस्पेक्टिवली चार्ज नहीं कर सकते। अब रेट्रोस्पेक्टिवली चार्ज नहीं कर सकते और बाद में क्या किया, ये खुद ही सुधर गए और टैक्सेशन अमेंडमेंट, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं और ये आया है बिल, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। तो होप सो कि आपको ये क्विक वीडियो समझ में आया होगा। और जो है अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ओके, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।